हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी के लिए इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 5 तक ख़त्म कर चुके थे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तक। अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की किताब का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी नाम का चैप्टर है, ठीक है। अब इसी चैप्टर में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ये हमारा पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोग एक जो सबसे बड़ा टॉपिक है सोलर एनर्जी नाम के रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि रिन्यूएबल एनर्जी है क्या। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, हम लोग ये जान लेते हैं एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी जो होती है वो काम करने की कैपेसिटी को कहते हैं। अब कोई भी काम हो सकता है वो, चाहे वो आप जो डेली लाइफ में करते हैं वो, तो आपके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बायोलॉजिकल एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको पंखे चलाने हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है और अगर आपको मान लीजिए पानी गर्म करना है तो आपको हीट एनर्जी चाहिए। इसी तरीके के अलग अलग काम करने के लिए आपको अलग अलग टाइप की एनर्जी चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो मेन फोकस रखेंगे एनर्जी के लिए वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे होगा, यानी कि हम लोग बिजली के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो बिजली वाली एनर्जी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ इस बेसिकली चैप्टर में, ठीक है। तो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है हमारी बेसिकली, एक होगी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होगी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी सोर्सेज होते हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी जो धूप से मिलती है, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये सारी एनर्जीज हमको कभी भी खत्म होती हुई नहीं दिखेंगी। फिर जो दूसरे टाइप की एनर्जी आती है जो सेकेंडरी लेवल पे होती है, वो होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गए। ये सारे एनर्जी सोर्सेज एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। हमने देख लिया एनर्जी क्या है और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। तो बेसिकली अभी तक हमारे पास 7 सोर्सेज हैं और उन 7 सोर्सेज के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते चले जाएंगे अपने पार्ट्स में। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए सिर्फ सोलर एनर्जी है, और भी बाकी 6 का नाम देख लेते हैं। हाइडल एनर्जी जो कि वाटर से बनती है, बायोमास एनर्जी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है, जियोथर्मल एनर्जी जो कि अर्थ के अंदर की गर्मी से बनती है, ओशन थर्मल एनर्जी जो कि समुद्र की गर्मी से बनती है, कोजेनरेशन और फ्यूल सेल्स। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। तो 2016 का अगर हम लोग डाटा लें, ठीक है, तो 2016 के डाटा के हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसने 42,800 मेगावाट, देख रहे हैं आप डाटा देखिए, 42,800 मेगावाट की बिजली जो है प्रोड्यूस कर रखी है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बिजली 42,800 मेगावाट प्रोड्यूस कर रखी है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से। गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रही है, आज भी करती है। तो ये 42,800 मेगावाट मतलब होता है, अगर आप इसको गीगावाट में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 42.8 गीगावाट, ठीक है। तो 42.8 गीगावाट मेगावाट को कन्वर्ट करने पे आएगा। फिर ये तो हो गई इंस्टॉल कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है। अब टारगेट कुछ गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं अपने, जैसे कि चाहती है गवर्नमेंट कि 2022 तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से सिर्फ 42.8 गीगावाट नहीं, इसको 175 गीगावाट तक ले जाएं, यानी कि 175 गीगावाट तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएं। तो इस 175 गीगावाट में गवर्नमेंट चाहती है कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से आए, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से आए, बायो पावर से 10 गीगावाट आए, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 5 गीगावाट की एनर्जी आए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ एम्स हैं और जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं उनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो एक जो मेन सोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो सोलर एनर्जी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी बेसिकली कहाँ पे देखने मिलेगा आपको? तो वर्ल्ड का ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट रे सन की इंसिडेंट होती है, पड़ती है, ठीक है। और ये वाला रीजन सबसे गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट रे पड़ती है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा चांस है। जैसे कि हमारा इंडिया आता है पेनिनसुलर पार्ट का, अफ्रीका का मेजर पोर्शन आता है, ब्राज़ील, मैक्सिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका, ये सब इसी में आता है, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड्स जो यहाँ पर हैं ये भी इसी में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आता है। अब आगे चलते हैं कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे हम लोग सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोसेस, एक है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस। इसको एक एक करके समझते हैं। तो फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, ये जो सन होता है, सनलाइट जब पड़ती है हमारे इन सोलर सेल्स पे, जिसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं, ये सोलर सेल्स पे जब ये एनर्जी पड़ती है तब इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है सनलाइट से।
और जब वो फ्री हो जाते हैं तब वो मूव करते हैं और हम लोग इस सोलर सेल से एक कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं, चाहे मान लीजिए वो बल्ब हो, कोई बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बल्ब है वो अब जलना चालू कर देता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इसके अंदर जाते हैं और बल्ब से पास होते हुए बल्ब को जलाते हुए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के फोटोवोल्टाइक सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है तब इसके अंदर के एटम्स के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और जब फ्री हो जाते हैं तो करंट चलती है, और करंट के चलने के बाद जो है फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देखने मिलती है। अब दूसरा तरीका है वो है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग धूप की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं फिगर के थ्रू। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सनलाइट जब पड़ती है तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है, ये होती है मिरर। यहाँ पर भी 2 मिरर लगे हुए हैं, वैसे बहुत लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो मिरर्स हैं क्या करते हैं, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ पहुँचा देते हैं, ये आप देख रहे होंगे एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, ताकि इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इतनी कम होती है बॉइलिंग पॉइंट कि उसको जरा सी गर्मी मिले तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और इस ट्यूब के ऊपर पड़ती है वापस से सनलाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसका फ्लूइड जो है वो बॉयल करना चालू कर देता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है फ्लूइड, तो ये इस पाइप में फ्लो करते करते एक जनरेटर से पास कराया जाता है इसको, इस फ्लूइड के स्टीम को। और ये स्टीम जब जनरेटर से पास करता है तब इस जनरेटर को ये स्टीम चला देता है अपनी स्टीम की पावर से, अपने विंड एनर्जी से, ठीक है। और जब ये टरबाइन चल पड़ता है स्टीम की वजह से, तब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। उसकी मदद से यहाँ पर जो है आपको करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट को हम लोग जो है अपने टावर्स से जो है ट्रांसमिशन टावर से शहरों में पहुँचाते हैं। तो ये हो गया सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली ये है प्रिंसिपल इसका कि धूप की गर्मी की वजह से हम लोग जो है फ्लूइड को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और इस स्टीम की वजह से हम लोग टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जो सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। डायरेक्ट करंट मतलब कि इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता, एक ही डायरेक्शन में करंट चलती रहती है। लेकिन हमें जो घरों में चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होती है, एसी करंट चाहिए होती है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट करंट को एसी करंट में, तो वो हम लोग इन्वर्टर की हेल्प से जो है डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है करंट की फॉर्म को चेंज करने के लिए। उसी के साथ अब सोलर एनर्जी की बात करें तो हम लोगों ने कितना इंस्टॉल कर रखा है, मतलब कि कितना सोलर एनर्जी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में, और कितना पोटेंशियल है, उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया में जो है एरिया वाइज देखें तो 35 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर का पोटेंशियल है। यानी कि हर एक किलोमीटर का स्क्वायर में के दायरे में आपको देखने मिलेगा कि आप जो है 35 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हो सोलर एनर्जी से, ठीक है। अब पूरे साल की बात करें तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट जो है इंडिया के ऊपर गिरता है सोलर एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब स्टेट्स जो है जिनके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की, वो है राजस्थान, गुजरात और लोअर पेनिनसुलर इंडिया। अब इसको मैप से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है कलर में, ठीक है। गुजरात वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, और ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसमें सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है। और ये जो डार्क दिख रहा है इसका मतलब है कितनी सनलाइट इस पर पड़ती है। तो ये सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी एरिया में पड़ती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग तो देख लिया कि पोटेंशियल इंडिया में बहुत है सनलाइट को लेकर के और सोलर एनर्जी को लेकर के। अब कितनी ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको देखते हैं, कितना हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो समझते हैं और वो देखते हैं। अगर हम लोग 2017 के डाटा की बात करें तो 2017 में 10 गीगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया गया था। यानी कि सोलर एनर्जी से हम लोग 10 गीगावाट की एनर्जी बना रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन आगे फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे थे, जैसे कि 2022 तक गवर्नमेंट चाहती थी कि ये 10 गीगावाट को हम लोग बढ़ाएं और 100 गीगावाट तक ले आएँ सोलर एनर्जी से एनर्जी बनाने के मामले में, ठीक है। अब इसके लिए इनिशिएटिव क्या लिया गवर्नमेंट ने अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए? तो इनिशिएटिव ये लिया कि एक मिशन शुरू किया गया, नेशनल सोलार मिशन, ठीक है। किसने शुरू किया? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने। और इस मिशन के तहत जो है 2022 तक 100 गीगावाट को प्रोड्यूस करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने जो देख ही लिया कहाँ पे पोटेंशियल है इंडिया का, कितना पोटेंशियल है। अब कुछ वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं ताकि सोलर एनर्जी के एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट किया जाए, वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है मेन, उनको हम लोग पढ़ देते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब, ठीक है। तो देखते हैं क्या है।
तो जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ठीक है, इसको 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पेरिस में। पेरिस में 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था। पेरिस जो है हमारा फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस हमारा एक यूरोपियन नेशन है। ठीक है, अब कौन से इवेंट को लॉन्च किया गया था, कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक इवेंट था या फिर कौन सा ऐसा इवेंट था जिस दिन ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया एज अ ऑर्गेनाइजेशन? तो वो था COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हो रहा था। ठीक है, 30 नवंबर को वहाँ पर जो है डिसाइड किया गया कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि जो जो सोलर रिच कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर सनलाइट बहुत तेज़ पड़ती है, वहाँ पर उनके बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा सोलर एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो प्राइसेस हैं सोलर एनर्जी के लिए, सोलर सेल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, उनको कम किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डिमांड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें। अगर प्राइसेस कम होंगी तो सब लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को बनाने की बात की गई है सोलर टेक्नोलॉजी के लिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो जल्दी ख़राब ना हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हों, जिनमें मेंटेनेंस कम लगे, इसलिए जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने की बात की गई है सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में था। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक फॉर्मल नेम है, वो है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड अप्लायंसेस। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड अप्लायंसेस। ठीक है, अब इसके लिए जो टीम इंडिया में काम कर रही है वो गोरेगांव में काम करती है। अभी आप यहाँ हरियाणा देख सकते हैं, आप हरियाणा में ही एक जगह है जिसका नाम है गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया में सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट मतलब कि स्टाफ है जो इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए काम करता है। ठीक है, आप मैप में देख ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि आखिरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सोलर एनर्जी के लिए, वो देख लेते हैं। वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको एरिना भी बोलते हैं, IRENA। ठीक है, इरीना। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसके 150 नेशंस जो हैं, 150 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसका हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में है। अबू धाबी को हम लोग देखते हैं मैप में कहाँ है। अबू धाबी बेसिकली पर्शियन कंट्रीज में से एक है, जो यहाँ आप देख सकते हैं सऊदी अरब के बगल में जो कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वाली कंट्री। ठीक है, इसी कंट्री का एक जगह है इसका कैपिटल जिसका नाम है अबू धाबी। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार से मार्क किया गया है, ये स्टार ही अबू धाबी है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है अबू धाबी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अबू धाबी इस एरिया में लाई करती है। ये बेसिकली एक एशियन कंट्री ही है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि अब इसका मकसद क्या है एरिना का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मकसद ये है कि सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जाए कंट्रीज़ के बीच में, और कार्बन के ऊपर जो रिलायंस है कंट्रीज़ का, मतलब कार्बन का इस्तेमाल करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं हम लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाते हैं, नेचुरल गैस का कंजम्पशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो कार्बन बेस्ड एमिशन को खत्म करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब ये तो हमने देख ही लिया कि कहाँ पे है, ये अबू धाबी। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो के लिए लेकर के, सोलर एनर्जी के लिए लेकर के। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग विंड एनर्जी और हाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।